हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं फिर आपको एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर कंपनी लॉ के बारे में बताऊंगी, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा अंशों का अंतरण। जैसे कि पिछली वाली क्लास में हमने अंशों के बारे में पढ़ा, अंशों का आवंटन कैसे होता है, उसका प्रोसीजर प्रक्रिया कैसी होती है, अलॉटमेंट कैसे होता है, आवंटन की शर्तें कैसी होती हैं, कंडीशंस, और फिर अंश प्रमाण पत्र मिलता है। आज हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर, अंशों का अंतरण। जैसे कि नाम से लगता है कि अंशों का अंतरण हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी कोई व्यक्ति, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, कोई व्यक्ति कंपनी की विवरणिका को देखकर किसी कंपनी के अंशों को खरीदता है और अपने पास रखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो व्यक्ति अंशों का अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो इस बारे में कंपनी लॉ क्या कहती है, आज हम वो देखेंगे। कंपनी अधिनियम के सेक्शन 44 में ये कहा गया है कि किसी कंपनी में किसी सदस्य के अंश, ऋणपत्र या अन्य हित कंपनी के अनुच्छेद द्वारा उपबंधित रीति में अंतरणीय चल संपत्ति होंगे, यानी कि ये चलायमान होंगे, दिए जा सकते हैं, अंतरण किए जा सकते हैं, बशर्ते कि संज्ञम अनुच्छेदों में इस तरह का कोई प्रोविज़न हो। मतलब ये कि कंपनी के अंश चल संपत्ति है तथा अंतरणीय भी है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है। कोई भी सदस्य अपने अंशों का अंतरण करेगा, इसके लिए अन्य सदस्य की उसको सहमति की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ संज्ञम अनुच्छेद द्वारा इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अंशों के अंतरण करने से रोकना है तो इस तरीके का रोकने का कोई प्रोविज़न संज्ञम अनुच्छेदों में होना चाहिए। तो अंशों का अंतरण क्या है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 56 सेक्शन 56 में अंशों के अंतरण के बारे में कहा गया है कि अंशों के अंतरण का पंजीकरण आवश्यक माना गया है कि सबसे पहले अंतरण का रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। जब तक अंशों के अंतरण की कंपनी के रजिस्टरों में प्रविष्टि यानी कि दर्ज नहीं हो जाती, तब तक अंतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती और अंतरणकर्ता ऐसे अंशों का स्वामी बना रहता है, यानी कि वहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा कि पहले ये अंश इनके थे और अब ये अंश इनके हो गए हैं। लेकिन इसमें ये भी है, बहुत सारे इसमें केसेस हुए हैं समय समय पर। उन्हीं केसेस में अलग अलग बात, अलग अलग तरीके की गई है कि कब कैसी परिस्थिति होगी जब अंशों के अंतरण को सही माना जाएगा, समस्त औपचारिकताएं पूरी हो जाए और संज्ञम अनुच्छेदों में ना हो तो भी उसकी पूरी की जाएंगी। लेकिन कभी ये कहा गया है कि अगर अंशों, यदि कंपनी की कोई गलती, लापरवाही से अंतरण आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के बाद भी अंतरण का पंजीकरण नहीं हो जाता, तो अंतरणकर्ता द्वारा अपना नाम अंशधारकों की सूची में से हटाया जा सकेगा, चाहे कंपनी का परिसमापन ही प्रारंभ क्यों ना हो गया हो। यानी कि एक बार तो उस लिस्ट में से उसका नाम हटा देंगे। लेकिन यदि कंपनी की खुद की गलती के बिना अंतरण आवेदन पत्र कंपनी के समापन के प्रारंभ होने के पहले पंजीकृत नहीं हो सका, तो अंतरणकर्ता ही अंशों का अंशधारक बना रहेगा। यानी कि साफ कहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि अंशों का अंतरण अगर आप कर रहे हैं तो उसका पंजीकरण कराना आवश्यक है, अन्यथा वो अंतरण नहीं माना जाएगा। फिर ये यहाँ पे कहता है सेकेंड पॉइंट इसमें, अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध कैसे, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो अगर आप अंतरण कर रहे हैं तो कब ऐसी परिस्थिति होगी जबकि आपके अंतरण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो कंपनी का कोई भी सदस्य अन्य सदस्य जो कोई भी जितने भी हैं उनकी सहमति या अनुमति के बिना भी अंशों का अंतरण कर सकता है, जैसे कि हम देख चुके हैं। और अगर उनको रोकना है तो सिर्फ संज्ञम अनुच्छेदों द्वारा ही इसके अंदर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसे प्रतिबंध का निरपेक्ष या शिष्टाचारी नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रतिबंध लगा रहे हो कि आप किसी भी कोई भी अगर कोई व्यक्ति अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो अगर आप प्रतिबंध लगा रहे हैं तो स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। कंपनी द्वारा अंतरण के पंजीकरण से इनकार किया जा सकता है। कंपनी ये काम कर सकती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने शेयर्स का ट्रांसफ़र करना चाहता है और कंपनी को अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन देता है तो वो पंजीकरण करने से इनकार कर सकती है। लेकिन फिर भी अपनी शक्ति का प्रयोग संपूर्ण कंपनी के हित में किया जाना जरूरी है, किसी वर्ग विशेष के अंशधारियों के हित में नहीं। अगर मना कर रहे हैं तो कंपनी के हित में मना होना चाहिए। ऐसी शक्ति का प्रयोग आर्टिकल्स यानी कि संज्ञम अनुच्छेदों के प्रावधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। शक्ति का प्रयोग युक्त समय के भीतर होना चाहिए और इस शक्ति का प्रयोग निदेशक बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष निदेशक द्वारा। तो अंतरण के पंजीकरण से इनकार करने का निदेशक बोर्ड का जो विवेकाधिकार है
वो खुद का है, न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो उनके खुद के नॉर्म्स को फॉलो करते अगर वो काम कर रहे हैं तो कोर्ट इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो न्यायालय द्वारा, लेकिन फिर भी इस तरह का हस्तक्षेप कब किया जा सकता है न्यायालय द्वारा? ये तब किया जा सकता है जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो इंटेंशन है वो मैलाफाइड हो या उनका जजमेंट मैलाफाइड हो, असंगत आधारों पर हो, यानी कि गलत उसके ग्राउंड ही अच्छे ना हो, बिना पर्याप्त कारण के इनकार किया गया हो, कोई ऐसा बहुत बढ़िया कारण भी नहीं था तब भी उस तरीके में, फिर अंतरण को अस्वीकार करने में अनुचित विलंब किया गया और बिना किसी कारण के बहुत लंबा उसमें विलंब कर दिया गया है तो भी उसमें मना किया जा सकता है। तो फिर ये यहाँ कह रहा है कि अंतरण जो है उस पर प्रतिबंध कैसे? तो साफ सीधी बात यहाँ पर यह है कि अगर अंतरण करने के लिए प्रतिबंध लगाना है तो संज्ञेय अनुच्छेदों में इस तरह का कोई प्रोविज़न होना चाहिए, अन्यथा नहीं। और अगर फिर भी अगर कंपनी अंतरण पर उस पर पंजीकरण पर अगर रोक लगाती है, मना करती है, तो उसके पर्याप्त कारण होने चाहिए। अगर ऐसे कारण हैं जो मैलाफाइड दिखते हैं, जो कंपनी के लाभ के लिए नहीं है या स्वेच्छाचारी हैं, तो उनको कोर्ट में, न्यायालय में जाकर उसको चैलेंज किया जा सकता है, अन्यथा किसी आधार पर नहीं किया जा सकता। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर अंश अंतरण की प्रक्रिया क्या होगी? तो प्रक्रिया में सेक्शन 56 अंतरण की प्रक्रिया के बारे में बता रहा है कि अंतरण की प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो अंतरण के लिए विहित प्रारूप में एक लिखित में आवेदन किया जाना चाहिए। जैसे कि हम शुरू से ही देख रहे हैं कि अगर हमें किसी भी काम के लिए अगर जाना है तो उसके लिए प्रॉपर जो उसके नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। और पहला उसका नॉर्म्स ही ये कहता है कि जो कोई भी फॉर्मेट है, जो कोई भी ड्राफ्ट है, वो लिखित में आवेदन किया जाना चाहिए, यानी कि आप लिखकर एप्लीकेशन फॉर्म में उसको लेके जाएंगे। फिर ये आगे यहाँ पे कहता है अंतरण पत्र पर अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों के हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। अंतरणकर्ता और अंतरिती, यानी कि अंतरणकर्ता कौन? अंतरणकर्ता तो वो व्यक्ति जिसके खुद के शेयर्स हैं, और अंतरिती कौन? अंतरिती वो व्यक्ति है जिसको शेयर्स दे रहे हैं। तो अंतरण पत्र पर, यानी कि जो भी ट्रांसफ़र वाला जो ड्राफ्ट बनाया है, जो भी लेटर बनाया है, उसके ऊपर अंतरणकर्ता यानी कि जो व्यक्ति शेयर दे रहा है उसके साइन होने चाहिए और जो ले रहा है उसके भी साइन होने चाहिए। दोनों के साइन इसलिए आवश्यक है, जो कि जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दो पक्षकार होंगे, दो पार्टीज होगी। तो यहाँ पे दो पार्टी अंतरणकर्ता और अंतरिती है और दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। बिना इन दोनों के सिग्नेचर के अंतरण का ये कार्य पूर्ण नहीं होगा। आगे ये बात कह रहा है अंतरण पत्र अंश प्रमाण पत्र के साथ कंपनी को भेजा जाना चाहिए। अंतरण पत्र यानी कि ट्रांसफ़र लेटर जो है उसके साथ अंश प्रमाण पत्र जो उस अंतरणकर्ता को, यानी कि जो शेयर होल्डर था, उसको मिला हुआ था, उसके साथ कंपनी को भेजा जाना चाहिए। कंपनी को अगर नहीं भेजा तो उसे पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही किसी व्यक्ति ने शेयर्स परचेज किए थे, खरीदे थे, तो उसको अंश प्रमाण पत्र मिला था। जैसे ही वो ट्रांसफ़र करता है ऐसे प्रमाण पत्र को साथ में कंपनी को भेजेगा। आगे कहता है अंतरण पत्र पर समुचित मूल्य के स्टाम्प लगाए जाने चाहिए। जैसे कि हम शुरू से ही देख रहे हैं कि अंश प्रमाण पत्र, अंतरण पत्र पर जितने भी उस टाइम मूल्य के स्टाम्प लगे होने चाहिए वो होने चाहिए। अंतरण पत्र में अंतरिती का पूरा नाम, पता, व्यवसाय आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। अंतरिती कौन? जिस व्यक्ति के हक में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका पूरा फुल नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, एड्रेस, और अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो व्यवसाय आदि सभी बातें स्पष्ट उल्लेख होनी चाहिए। स्टाम्प को निरस्त किया जाना चाहिए। और यहाँ पे एक केस में भी ये बात कही गई है कि स्टाम्प को वही कैंसिल कराकर और फिर उसको किया जाना चाहिए, तभी यह प्रोसीजर फॉलो होगा, अन्यथा ये फॉलो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये अंतरण की प्रक्रिया में ये बात कही गई है कि ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, ये सारे पॉइंट्स जब वो फुलफ़िल करेगा तभी अंशों का अंतरण होगा। अगर इनमें से कोई से भी एक भी अगर ग्राउंड नहीं है तो फिर अंशों के अंतरण की प्रक्रिया फुलफ़िल नहीं होगी। जैसे कि अगर दो पार्टी सामने नहीं है, या प्रॉपर ड्राफ्ट में नहीं है, या वो लिखित में नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं है, अंश प्रमाण पत्र के साथ कंपनी को नहीं भेजा, या फिर उसने सारे कार्य करा लिए लेकिन कंपनी को ही लेटर नहीं भेजा, या स्टाम्प उसके कम है, या अंतरिती का ही नाम पता थोड़ा ना गड़बड़ है, तो उस स्थिति में किसी भी सूरत में अंतरण की प्रक्रिया फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अंतरण की प्रक्रिया को फुलफ़िल करने के लिए जो भी इनके जितने भी सारे ये नॉर्म्स हैं इनका पालन किया जाना चाहिए। तो ये आज हम देख रहे हैं अंतरण की प्रक्रिया और अंशों का आवंटन कैसे होता है और अंतरण पर प्रतिबंध कैसे लगता है, रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगता है।
आगे की क्लास में हम इसी अंश के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।